श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की श्रृंखला पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला की आज हमारी यह कक्षा संख्या अष्टमी 8वीं कक्षा है। 7 कक्षाएं हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में हमने एक कॉलम बना दिया, एक प्लेलिस्ट बना दी है, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। उसी प्लेलिस्ट में आपको ये सभी कक्षाएं क्रमशः प्राप्त हो रही हैं। 3 अभ्यास आपको हमने पूर्ण करा दिए, ठीक है। तीन अभ्यास में हमने काफी बातों को जान लिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा मित्रों आपको कि हम जिस भाषा को नहीं जानते हैं उस भाषा को हम सीखेंगे, चाहे हमारी कोई भी आयु हो, तो हमें उसके शब्दों को, उसके नियमों को तो समझना ही होगा, पढ़ना ही होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है, ऐसी कोई भी जादू की छड़ी नहीं है कि केवल मंत्र का उच्चारण कर दिया और भाषा आ गई, या जादू की छड़ी ऐसे घुमा दी तो भाषा आ गई। इतना तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। चाहे आप अंग्रेजी भाषा को नहीं जानते, अंग्रेजी आप सीखेंगे तो आपको और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आप उर्दू नहीं जानते, फारसी नहीं जानते हैं, तो आप उसको सीखेंगे तो आपको और परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आप संस्कृत सीख रहे हैं और आप हिंदी भाषी हैं तो आपको कम परिश्रम करना पड़ेगा। बस परिश्रम तो अवश्य करना पड़ेगा। आप हिंदी भाषी हैं और संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं, इसलिए आपको कम परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत शब्द संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। तो बस थोड़ी सी उनकी हमें जानकारी चाहिए, या तो पहले से ही हमें, ठीक है। तो 2 से 3 माह आप परिश्रम करने का संकल्प ले लीजिएगा तो आप चढ़ जाएंगे। भाषा है, भाषा का कोई अंत नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। आज भी जब मैं संस्कृत भाषा के साहित्य को पढ़ता हूं तो मुझे भी वहां पर परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है। ये ध्यान रखें। चलिएगा, 3 अभ्यास हमारे पूर्ण हो गए हैं और आपको गृह कार्य हमने मिलान करा दिया है। वीडियो आपको निरंतर मिल रही हैं, ठीक है। गृह कार्य का मिलान आप अवश्य करें, ठीक है। अब मित्रों, प्रथम अभ्यास हमारा ये था। आज कुछ आपको हमें नया बताना होगा। प्रथम अभ्यास में आपने देखा था कि कुछ धातुएं यहाँ पर हमने सीखी थी, कुछ अव्यय आए थे,
और ये शब्द थे और मुख्य रूप से ये इसमें प्रथम पुरुष की चर्चा की गई थी, थर्ड पर्सन। ठीक है, कि प्रथम पुरुष के साथ में क्रिया प्रथम पुरुष की होती है। ये सीखा था, ये नियम आपको हमने पढ़ाया था। ठीक है, फिर आपका होमवर्क करा दिया था हमने गृह कार्य। ठीक है, राम के और कुछ कुछ आपको थोड़े रूप बताए थे। फिर उसके बाद द्वितीय अभ्यास आया था, उसमें हमने यही बातें सीखी थी, केवल इतना विशेष था कि इसमें मध्यम पुरुष का शब्द दिया, सेकंड पर्सन। और नियम हमने ये पढ़ा था, पहले ही पढ़ लिया है, कि वाक्य के अंदर जिस पुरुष एवं जिस पर्सन का वो करता होगा, क्रिया उसी पर्सन की होगी, यानी उसी पुरुष की होगी। वाक्य के अंदर कर्ता यदि प्रथम पुरुष है, क्रिया प्रथम पुरुष होगी। यदि वाक्य के अंदर कर्ता मध्यम पुरुष है, तो क्रिया क्या होगी? मध्यम पुरुष। ठीक है, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। ये हमने इस द्वितीय अभ्यास में पढ़ लिया था। फिर तृतीय अभ्यास में हमने आपको पढ़ाया था कि उत्तम पुरुष की चर्चा आ गई थी। उत्तम पुरुष के लिए अहम, आवाम, वयम, इन शब्दों का हमने प्रयोग किया। इसमें भी वही नियम लगेगा कि वाक्य के अंदर यदि कर्ता उत्तम पुरुष है, फर्स्ट पर्सन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी, जैसा कि हमने वाक्यों को बनाया। अब इस पुस्तक से एक्स्ट्रा चीज मुझे बतानी है आपको, ठीक है, जो आपको संभाषण में आवश्यक है, लेखन में आवश्यक है, जो इस पुस्तक में नहीं बताई गई है। नहीं बताई गई है तो वो पुस्तक में कमी नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं चीजें, ये ध्यान रखें। अब आप पहले तो इसको समझेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, आप समझिएगा, लिखना नहीं है आपको, बाद में लिखना। बाद में जब आप इसको समझ लें पूरा, तब लिखना। मानिएगा जैसे एक वाक्य होता है कि जिसमें कर्ता केवल प्रथम पुरुष का, अभी हमने देखा, जैसे वह जाता है, राम जाता है, वह हंसता है, राम हंसता है। ऐसे ही वाक्य हमने देखा मध्यम पुरुष का, तुम खाते हो, तुम हंसते हो, तुम पढ़ते हो, है, तुम देखते हो। ऐसे उत्तम पुरुष का देखा है, मैं पढ़ता हूं, मैं देखता हूं, मैं जाता हूं। परंतु अभी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अभी ऐसे वाक्य हमने बनाना सीखा है जिसमें एक ही प्रकार का कर्ता एक वाक्य में, एक वाक्य में एक ही प्रकार का कर्ता, या तो प्रथम पुरुष का, या मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का। परंतु ये भाषा में तो ऐसा भी हो सकता है, होता है कि एक वाक्य में कर्ता दो प्रकार के हो सकते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम पुरुष भी हो, मध्यम पुरुष भी हो, उत्तम पुरुष भी हो। जैसे भाई, राम, तुम और मैं यह कार्य करेंगे। अब यहां पर एक ही वाक्य तो है, राम तो हो गया थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष, तुम ये हो गया मध्यम पुरुष, और मैं हो गया उत्तम पुरुष। अब आपको पूछा जाए कि इसमें तीन पुरुषों के तीन कर्ता हैं, तो अब क्रिया करना माने करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो करना के लिए जो क्रिया प्रयोग होगी, तो क्या उसमें प्रथम पुरुष की भी लगाएंगे, मध्यम पुरुष की भी लगाएंगे, उत्तम पुरुष की, तीनों पुरुषों की क्रिया प्रयोग करनी पड़ेगी क्या? है? ऐसा तो हिंदी में भी नहीं करते, हिंदी में नहीं करते, इंग्लिश में भी नहीं करते। तो क्या संस्कृत में ऐसा ही करना होगा? इस नियमों के अनुसार तो यही पढ़ाया गया आपको। नहीं,
यदि एक ही वाक्य में कर्ता एक से अधिक पुरुषों के होंगे तो उसमें एक ही प्रकार की क्रिया प्रयोग करनी होती है, उसमें दो तीन प्रकार की क्रियाएं प्रयोग नहीं करनी पड़ती। इस बात को आज आपको समझ लें, ठीक है। देखिए मैंने यहां पर उदाहरण लिखे हुए हैं, ठीक है। वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन एवं पुरुष होता है, ये आपको नियम बताया। जैसे मैं आपको बताता हूं यहां पर, सह पठति प्रथम पुरुष है, क्रिया प्रथम पुरुष है, एक वचन है, एक वचन है, ठीक है। तौ पठतः ते पठन्ति, इन तीनों वाक्यों के अंदर क्रिया क्या है, वो कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष का है, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष की। नीचे वाला वाक्य, त्वं पठसि युवां पठतः यूयं पठथ, इस तीनों वाक्यों में कर्ता कैसा है, मध्यम पुरुष का, इसलिए क्रिया कैसी है, मध्यम पुरुष की। इतना आपको मैंने पढ़ा दिया है। अहम पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः, इन तीनों वाक्यों के अंदर कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की। एक वचन द्विवचन है वो तो वचन तो आ जाएगा, और पुरुष की बात हमें समझ, यहां कोई दुविधा नहीं है। आइएगा अब देखते हैं, इसको ध्यान रख लीजिए, लेकिन अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं या मेरी भाषा में लिख सकते हैं। यदि वाक्य के अंदर प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष दोनों एक साथ कर्ता के रूप में प्रयोग हों तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी तथा वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होगा। इसको यदि एक वाक्य में कर्ता प्रथम पुरुष का हो और मध्यम पुरुष का हो है तो क्रिया कौन सी करनी है, दोनों नहीं करनी, मध्यम पुरुष की क्रिया लगानी है, ठीक है। क्रिया का वचन, वचन जो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ताओं की संख्या के अनुसार लग जाएगा। यदि वो दो हैं तो द्विवचन आ जाएगा, बहुत हैं तो बहुवचन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं उदाहरण आपको देता हूं, इसको आपको समझ लीजिएगा, अच्छी प्रकार से सुन लीजिएगा, स्किप करके मत पढ़िएगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अनेक पाठक इस प्रकार से करते हैं, पाठक सोचते हैं ये तो यूट्यूब है, हम तो स्किप करके, ये स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, ये कक्षा चल रही है, अध्ययन की, भाषा संबंधी है, इसमें आप एक सेकंड का भी छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, वह और तुम गृह को जाते हो, ये तो हो गया प्रथम पुरुष और ये हो गया मध्यम पुरुष। जाना क्रिया, दोनों कर रहे हैं, तो इसका वाक्य आपको क्या बनाना है, ध्यान रखेंगे, सह त्वं च, च ये और के लिए आता है, इसके लिए था और। अभी आगे कक्षा में, आज की कक्षा में जो अभ्यास है चौथा, उसमें पढ़ेंगे। गृहं गच्छथः, घर को जाते। अब देखिएगा, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष हो गया, ये कर्म है। अब ये क्रिया किसके अनुसार होगी भाई, वैसे तो ऐसा था प्रथम पुरुष की लगाते, सह गच्छति त्वं गच्छसि, ऐसा नहीं, क्रिया मध्यम पुरुष के अनुसार होगी। और एक ये इसलिए दो है तो वचन कौन सा आएगा, दो, द्विवचन आ जाए, तो क्या लगा दिया हमने, गच्छतः, वह और तुम घर को जाते, ठीक है। आप इसको ऐसा नहीं, ये आप आगे भी प्रयोग कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, इसकी कोई परेशानी नहीं है, ध्यान रखें, मैंने इसलिए मिश्रण करके लिखा है, त्वं सह च गृहं गच्छथः, ऐसा ही रहेगा ये, इसको चाहे आगे पीछे कहीं कर दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि वाक्य के अंदर कर्ता मध्यम पुरुष के और प्रथम पुरुष के हैं तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी, ठीक है। आगे, रामः
रमा त्वं च गृहं गच्छथ। अब देखिए राम एक हो गया प्रथम पुरुष, ये भी रमा प्रथम पुरुष हो गई, और त्वं मध्यम पुरुष हो गया। तो राम रमा और तुम घर को जाते हो, तो अब ये कर्ता तीन हो गए और तुम, तो इसलिए क्रिया क्या है, बहुवचन आ गई मध्यम पुरुष की। क्रिया क्या आ गई, मध्यम पुरुष की बहुवचन। आइए और दिखाता हूं मैं आपको। आप इसको रामः त्वं रमा च गृहं गच्छत, अब आप इसको आगे पीछे कर दीजिएगा, तो हमको बीच में ले आइएगा, वही रहेगा गच्छत, ऐसे रहेगा। त्वं रमा रामः च गृहं गच्छत, ये शब्द आगे पीछे कहीं कर दें, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये देखना है वाक्य के अंदर कर्ता प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष है तो क्रिया मध्यम पुरुष, और वचन कर्ताओं के अनुसार उसमें सारे मिलाए जाएंगे। ये नियम ध्यान रखना है, ठीक है। और लीजिएगा, मैंने और भी यूज कर दिया इसके लिए। यूयम बालकाः च विद्यालयम गच्छथ, अब ये बहुवचन का यहाँ कर दिया, यहाँ पर भी बहुवचन कर दिया, तो बहुवचन में क्रिया बहुवचन रहेगी, ठीक है। ये होगी मध्यम पुरुष, क्रिया मध्यम पुरुष आएगी। युवाम पुत्रः च गृहं गच्छतः, तुम दोनों और पुत्र घर को जाते हैं, तो ये दो ये हो गए और एक ये होगा, तीन हो गए, तो तीन का मतलब बहुवचन हो गया, ठीक है। ये नियम हो गया। अब ये तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का देख लिया। अब नियम ध्यान रखना है, यदि वाक्य के अंदर प्रथम पुरुष एवं उत्तम पुरुष दोनों एक साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हों तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी तथा वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होगा, ठीक है, सरल है। यदि वाक्य के अंदर कर्ता प्रथम पुरुष के और उत्तम पुरुष का है, मध्यम पुरुष नहीं हटा दिया, अभी अभी हम कभी ऐसे कहते हैं वह और मैं हैं घर को जाते हैं, तो इसमें तो उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष हो गया, तो किसकी क्रिया होगी, तो कहते हैं यदि प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता होंगे तो क्रिया होगी उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष की क्रिया होगी और वचन कर्ताओं के अनुसार हो जाएंगे। आइएगा, जैसे उदाहरण आपको दिखा देता हूं मैं। देवः अहं च विद्यालयं गच्छावः, ठीक है, देव ये प्रथम पुरुष हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया, क्रिया क्या आएगी उत्तम पुरुष की, परंतु द्विवचन एक ये है दो, एक ये है दो हो गए, तो गच्छावः, ठीक है। अब आप इसको आगे पीछे लीजिए, अहम देवः च विद्यालयं गच्छावः, वही बात है, ठीक है। आप आगे पीछे कहीं लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सः अहम च विद्यालयं गच्छावः, ठीक है। अब यहाँ सा लगा दिया, ये भी प्रथम पुरुष है तो ऐसे ही बनेगा। आवाम छात्रौ च विद्यालयं गच्छावः, माने हम दोनों और दो छात्र, माने हम दोनों और दो छात्र विद्यालय को जाते हैं। अब दो ये हो गए, दो ये हो गए, चार हो गए, तो क्रिया क्या आ जाएगी बहुवचन, ठीक है। और लीजिएगा, वयम ते च विद्यालयं गच्छामः, अधिक, ये हो गया उत्तम पुरुष, ये हो गया प्रथम पुरुष, तो यहाँ पर ये बहुत है, ये भी बहुत है, तो बहुवचन क्रिया आ जाएगी और क्रिया तो उत्तम पुरुष की होगी गच्छामः। अब ये नियम समझ लिया, अब आइएगा, और मैंने आपस में सारा आपको करके एकदम बता दिया है। यदि वाक्य के अंदर मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष दोनों एक साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हों तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी तथा वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होगा। अब प्रथम पुरुष को हमने साइड में रख दिया, प्रथम पुरुष को हमने मध्यम के साथ दिखा दिया, उत्तम के साथ दिखा दिया। अब उत्तम और मध्यम कभी ऐसे भी कह सकते हैं, मैं और तुम घर को जाते हैं,
तो किसके अनुसार होगी? तो नियम ध्यान रखना है, यदि वाक्य के अंदर मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का, तो क्रिया होगी उत्तम पुरुष के अनुसार। इसके अनुसार उत्तम पुरुष के अनुसार, मध्यम पुरुष के अनुसार नहीं होगी। और वचन कर्ताओं के जोड़ करके देख लेंगे कितने कर्ता हैं। ये दो हैं, दो तो होंगे ही कम से कम, दो से अधिक होंगे तो बहुवचन हो जाएगा। आइएगा उदाहरण में आपको दिखा देता हूं। त्वम अहम च विद्यालयम गच्छाव। अब देखिए, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, एक ये एक ये, इसलिए द्विवचन हो गया। क्रिया हो गई उत्तम पुरुष की। अहम त्वम च विद्यालयम गच्छाव। अब चाहे आप इसको यहाँ पहले कर दिए, इसको बाद में कर दिए, कोई उसमें भेद नहीं आना, इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये तो क्रिया वहां वही रहेगी। ठीक, युवाम वयम च विद्यालयम गच्छाम। युवा माने तुम दोनों, और वयम माने हम सब, तो बहुत सारे हो गए, 5 हो गए तो बहुत हो गए, तो गच्छाम आ गया। अहम यूयम च विद्यालयम गच्छामः। मैं और तुम, ये और तुम सब विद्यालय को जाते हैं, तो ये बहुत सारे ये हो गए, एक ही होगा तो बहुवचन हो गया अपने आप ही, तो गच्छामः। आवाम युवाम च विद्यालयम गच्छामः। अब हम दोनों, और संस्कृत में च का प्रयोग आज सिखा देंगे आपको अगले ऐसे अभ्यास में। और आप दोनों, तुम दोनों क्या है, विद्यालय को जा। उत्तम पुरुष की क्रिया आई है, दो दो चार हो गए तो बहुवचन हो गया। नोट कर लीजिए, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। यदि वाक्य के अंदर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष तीनों एक साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हों, तो क्रिया उत्तम पुरुष की ही होगी तथा वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार ही होगा। लो जी, अब मैंने अंतिम नियम बताया। यदि एक वाक्य इसमें तीनों पुरुषों के कर्ता प्रयोग हो रहे हैं, तो क्रिया किसकी होगी? तो कहते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष सबसे बलवान। ठीक है, आइएगा मैं आपको इसके वाक्य दिखा देता हूं। जैसे सह त्वम अहं च विद्यालयम गच्छामः। देखिए, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन हो गए, इसलिए बहुवचन आ जाएगा। क्रिया किसके अनुसार होगी? उत्तम पुरुष के अनुसार, गच्छामः। ये अर्थ होगा, वह, तुम और मैं जाते। हिंदी में भी एक ही क्रिया प्रयोग कर रहे हैं एक बार ही, संस्कृत में भी कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, पर जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी बड़े बड़े जो संस्कृत को पढ़ाने वाले, उनको भी नहीं हो पाती। ठीक है, देवः त्वम अहम च पाठम पठामः। देव, तुम और मैं पाठ को पढ़ते हैं। देखिएगा, वही हो गया। आगे पीछे कहीं पर भी रख दीजिएगा, इससे कोई लेना देना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। रमा त्वम अहम च विद्याम पठामः। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अहम त्वम देवः सह च गृहम गच्छामः। मैं, तुम, देव और वह घर को जाते हैं। इसमें और मिला दिए मैंने, प्रथम पुरुष के 2 कर दिए, इसमें मध्यम पुरुष का 1 हो गया और उत्तम पुरुष का 1 हो गया। सारी संख्या तो वैसे ही हो गई, ज्यादा 4 हो गए। ठीक है, त्वम अहम ते च वेदम पठामा। यहां पर भी वही होगा, तुम और मैं, तुम, मैं और वे सब वेद को पढ़ते हैं। त्वम भवती अहम च वेदम पठामः। अब यहां पर एक शब्द मैंने प्रयोग किया है, भवती का अर्थ होता आप। ये आगे पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष का शब्द है। भवती, भवान क्या है? प्रथम पुरुष के हैं। ठीक है, केवल मध्यम पुरुष के लिए एक ही शब्द देखना है हमें। ठीक है,
ध्यान रखेंगे, जब आप सामने वाले व्यक्ति को तुम कहेंगे तब मध्यम पुरुष माना जाएगा। जब आप सामने वाले व्यक्ति को आप कहेंगे तो संस्कृत में वो मध्यम पुरुष नहीं माना जाएगा, प्रथम पुरुष माना जाएगा। ये ध्यान रखिए, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो भवती का अर्थ है आप स्त्री, मैं मत तुम, और आप स्त्री और मैं वेद को पढ़ते हैं। करा दिया मैंने, ठीक है। तो आपको ये नियम अच्छी प्रकार से लिखना हो तो लिख लीजिएगा शॉर्टकट में अपने नोटबुक पर, इसे ध्यान रहे आपको। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। वाक्य के अंदर यदि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष के अनुसार होती है, क्रिया का वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होता है। वाक्य के अंदर कर्ता प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का हो तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होती है, वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होता है। वाक्य के अंदर यदि कर्ता मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का हो तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होती है, वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होते हैं। वाक्य के अंदर यदि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष तीनों के कर्ता प्रयोग हो रहे हो तो क्रिया किसकी होती है, बोलो, उत्तम पुरुष की। अब ये इसका सार बता दिया मैंने। इतने ऑडियो को ध्यान से बुद्धि में स्थापित कर दिया, फिर आपको कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। इस संभाषण में बहुत परम आवश्यक है। संभाषण में तो इसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। मैं और आप जाते हैं, मैं और तुम चलते हैं, मैं और तुम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप तो प्रयोग नहीं करेंगे, अहम पठामी तुम पठसी, ऐसे नहीं। अहम तुम च पठावह, इस प्रकार से प्रयोग। चलिएगा, अब चलते हैं अभ्यास पर। ये बात बहुत आवश्यक थी इसलिए मैंने यहां पर बताया। अभ्यास 4 आइए। शब्दकोश 60 शब्द आपको पढ़ा दिए, 20 और पढ़ाए जाएंगे, 80 हो जाएंगे आपको, ठीक है। व्याकरण का पार्ट भी इसमें आपको बताया जाएगा। इसमें का विभाग नहीं दिया इन्होंने, जो संज्ञावाची सर्वनाम शब्द है वो नहीं दिए इसमें, ठीक है। इसमें ख दिया, धातु दी है। कौन सी धातु दी है, क्रि धातु। क्रि धातु का अर्थ होता है करना, टू डू, करना। एक दी है अस धातु, अस का अर्थ होता है होना, टू बी, ठीक है। ये दोनों धातु संस्कृत भाषा में अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है, ध्यान रखेंगे। संपूर्ण संस्कृत साहित्य में इनका बहुत अधिक प्रयोग होता है, ऐसा कह सकते हैं सब धातुओं से अधिक इनका प्रयोग होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिएगा, तो क्री, क्री माने करना, अस, अस माने होना। लिख लीजिए, पीछे जो धातुओं को आपने पेज बनाया उस पर लिख लीजिए। दो धातु हो गई। ग अव्यय, इत्थम ऐसे, माने इत्थम का अर्थ है ऐसे या इस प्रकार, ऐसे ऐसे करो, इस प्रकार करो, तो इत्थम माने ऐसे या इस प्रकार। तथा, तथा माने वैसे अथवा उस प्रकार, ठीक है। यथा जैसे, जिस प्रकार, जैसे। कथम क्यों अथवा कैसे, कथम के दो अर्थ हो रहे हैं। एक तो क्यों, एक क्यों अर्थ के लिए प्रयोग होता है, क्यों कथम, और क्यों क्यों, ठीक है। क्यों और कैसे, दूसरा कैसे मैंने बाद में रिपीट कर दिया। कैसे माने किस प्रकार से, तो दो अर्थों में प्रयोग होता है।
अपि, अपि का अर्थ है भी, तो आप आल्सो बोलते हैं, तो अपि यानी भी। न, नहीं, न हिंदी में भी बोलते हैं ना, भाई ये चाहिए ना। न, नहीं बहुत प्रयोग करते हैं। संस्कृत से सीधा का सीधा आ गया, ना का अर्थ है नहीं। हिंदी में नहीं भी करते हैं, न भी करते हैं। बालक को पूछते हैं पढ़ना है ना, खेलना है हाँ। ठीक है, तो न यहीं से सीधा का सीधा आया है हिंदी में। च, च का अर्थ होता है और, ठीक है, हिंदी में और के लिए संस्कृत में च का प्रयोग करते हैं। एव का अर्थ होता है ही, क्या है, ही। ये 8 शब्द हो गए आपके, 8 अव्यय, इनको भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत प्रयोग होने वाले अव्यय हैं। ठीक है, घ, एकाह, एक, ये संख्या बता रहे हैं, 10 तक संख्या याद कराएंगे, मैं आपको 100 तक की संख्या याद करा दूंगा। ठीक है, अभी आप इतना ही कर लीजिएगा, ठीक है, जितना बताया, फिर उसमें बीच में मैं अभ्यासों के बीच में आपको 100 तक गिनती याद करानी है। ठीक है, तो एकाह एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पांच, षट छह, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ, दश दस। ये जो संस्कृत की गिनती है बिल्कुल अंग्रेजी और हिंदी जैसी है कि थोड़ी सी याद करने से आप अपने आप बना के पूरी कर लेंगे यार। ये आगे बताएंगे आप, ठीक है, आज इतना याद करना है आपको, ठीक है, जितना दिया है। एक को बोलेंगे एक, दो को द्वौ, तीन को त्रयः, चार को चत्वारः, पंच को पांच, पांच को पंच, छह को षट, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नव, नौ को नव, दस, दस, दस को दश। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें कुछ विशेष होगा वो धीरे बताएंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो ये आपको शब्दकोश हो गया, शब्दकोश हो गया। अब आपको करना है व्याकरण का पाठ। ठीक है, आज कुछ अधिक नहीं है, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ इसको। ठीक है, इतना आप आराम से कर देंगे, करना तो आपको ही है जी। व्याकरण में इसमें बताएंगे क्री धातु और अस धातु के लट लकार के रूप बताएंगे और कारकों का परिचय देंगे। कारक, कारकों का जो केस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उसका परिचय। क्री और अस धातु के रूप तो आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, जो संक्षिप्त प्रत्यय हमने बताए थे उससे नहीं बनेंगे, ये थोड़े अलग होते हैं और इसका आपको 100% याद करना पड़ेगा, तभी आप संस्कृत के अनुवाद अच्छी प्रकार से बना पाएंगे। और संभाषण में तो ये बार बार आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो स्मरण करना है आपको इसका रूप, इसका संक्षिप्त प्रत्यय लग करके नहीं बनेगा। दोनों धातुओं का आज लट लकार का कराएंगे, फिर मैं आपको इसके 5 लकारों का करना है, 5 टेंसों का। ठीक है, आइएगा, चलिएगा मेरे साथ। क्री, क्री का अर्थ है करना, लट, तो लट मान वर्तमान काल, करता है, करता हूं, करता, तो तुम करते हो इत्यादि अर्थ आएगा। ठीक है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, मैं भी सुन लूं। ठीक है, ऐसा समझिएगा मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपको इस भाव से पढ़ाता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हैं। इस भाव से नहीं पढ़ाता कि आप मुझे नहीं देख रहे, मैं कुछ भी पढ़ा दूं, नहीं, मैं आपको इस भाव से, इस विचार से पढ़ाता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपको समझा रहा हूं और आपको लगता भी होगा मैं समझा रहा हूं। अनेक पाठकों को तो ऐसा लगता है कि यहीं पर सामने पाठक बैठे हुए हैं, उनको ये पढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरे सामने यहाँ कोई नहीं बैठा, आप ही मेरे सामने बैठे हैं
1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर, परंतु मैं आपको देख रहा हूं। देखने का भाव अपने अंदर ला करके आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखें। तो वही भाव आपको करना पड़ेगा। ये गुरु जी हमारे सामने ही खड़े हैं, ठीक है। चलिए आइएगा, बोलिए। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। बोलिएगा, इसको 4-5 बार बोलिएगा। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। मुझे तो याद हो गया, वैसे मुझे तो याद है पहले से, कोई बात नहीं, आपको भी हो जाएगा। कोई परेशान, थोड़ा ध्यान देंगे ना आप। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ठीक है। करता वह करता है, वे दोनों करते हैं, वे सब करते हैं। तुम करते हो, तुम दोनों करते हो, तुम सब करते हो। मैं करता हूं, हम दोनों करते हैं, हम सब करते हैं। ये वाक्यों में अपने आप लग जाए, ठीक है। तो इसको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। आप संस्कृत के, ये मानिएगा 50%, आप 50% संस्कृत के वाक्यों को आप क्री धातु के सहयोग से बना सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको, इसका अभ्यास कराएंगे, ठीक है। संभाषण के लिए परम आवश्यक है। इसी प्रकार से इसका प्रयोग भी याद करना है आपको। आइएगा, आप इसका कर लीजिएगा। अस धातु है, होना अर्थ में होता है, मतलब होना कह सकते हैं, है इस अर्थ में होती है। जैसे आप इंग्लिश में इज आर बोलते ना, इज आर एम, उस अर्थ में है ये। इज आर एम उन अर्थों में है, ठीक है। आइएगा, बोलिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से यहां बोलिए। अस्ति, ताह, इसको सावधानी से उच्चारण करना है। कितनी जगह सावधानी से करना है आपको? 1, 2, 3 और 4। बाकी के उच्चारण सरल हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा उच्चारण में सावधानता वर्तनी होगी 4 जगह, ठीक है। मैंने पहले ही आपको समझा दिया। आप गलती करेंगे इन 4 जगह, तो 4 जगह आपको अलर्ट रहना है। कुछ जोड़ना नहीं, शायद सही बोलना है, ठीक है। एक बार सुनिएगा, पहले मैं बोलता हूं। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। यहां पर क्या होगा, कहीं आप प्रांत भेद से इसमें आगे कुछ जोड़ेंगे, कहीं पर स्मः माने स्मः, सही बोलना स्मः, ठीक है। जैसे स्कूल को स्कूल बोलते हैं, कहीं स्कूल बोलते हैं, तो ऐसे नहीं बोलना, ये सही बोलना बस केवल। चलिए 4-5 बार मैं उच्चारण करा देता हूं। बोलिए। अस्ति, स्तः, सन्ति, अस्सि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। ये स्वाहा मत बोल दीजिए, स्वाहा नहीं है, स्वः ठीक है, नहीं तो स्वाहा बोल दें आप। स्वः बोलिए। अस्ति, स्तः, सन्ति,
अस्सी स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः। बोलिएगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय ठीक है। अस्ति स्तः सन्ति अस्ति स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः। चलिए अब आपका कार्य आप याद करेंगे, ठीक है। वाक्य बनाएंगे एक के बाद अगले, इसमें अगले पार्ट में। अब आइएगा, अब आपको ये कुछ सामान्य चीज बता रहे हैं, ठीक है। ये जो बता रहे हैं ये ध्यान रखेंगे, ये 100% आपको लागू नहीं करना, अप्लाई नहीं करना 100%, ध्यान रखेंगे। एक ये अनुमान बता रहे हैं, अनुमान से भी बहुत सारे कार्य हम करते हैं अपने जीवन में, ठीक है। ये कहते हैं नंबर 2, संस्कृत में संबोधन को लेकर 8 विभक्तियां कारक होती हैं, ठीक है। विभक्तियां मैंने बताई थी आपको, प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और संबोधन, ठीक है। तो 8 विभक्तियां होती हैं, विभक्तियों को इन्होंने कारक कह दिया। सरल भाषा में, यहाँ पर आपको भी तर्क नहीं करना, जब व्याकरण पढ़ेंगे तब आपको तर्क कर लेना। अभी आप इन 8 विभक्तियों को कारक शब्द से पुकार सकते हैं, ठीक है। उनके नाम, कारक नाम और चिन्ह ये हैं, इन्हें स्मरण कर लें। नीचे उनके नाम बता रहे हैं कि वो कारक कौन से हैं, व्यक्ति के नाम कौन से हैं, और कारक ये उनके नाम हो गए प्रथमा व्यक्ति, और ये कारक नाम हो गए, ठीक है। और चिन्ह, चिन्ह माने हिंदी भाषा के वाक्यों को हम संस्कृत में बनाएं तो हिंदी से कैसे पहचाने, हिंदी वाक्य में से कि ये कर्ता, कर्तृकारक, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, इसमें प्रथमा व्यक्ति द्वितीय क्या करनी है, ठीक है। आइएगा, ये मैं बताऊंगा। ये तो विभक्तियां इन्होंने दी हैं, ठीक है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोध। ये आगे कहीं पर प्र लिखेंगे तो प्रथमा विभक्ति, द्वि लिखेंगे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी और संबोध, ठीक है। ये बता रहे हैं ये है कारक, ठीक है। कारक, कारक, कारक माने क्रिया को करने वाले, क्रिया को बनाने वाले, ठीक है। कर्ता कारक आप बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, वैसे हिंदी आपने व्याकरण तो पढ़ा ही है, कोई आप बालक तो नहीं है, सभी बड़ी आयु के हैं, तो ये सभी जानते हैं। कर्म कारक, हिंदी में कर्म बोलते हैं, कर्म क्रिया नहीं है, ये कर्म कारक है, ठीक है। और कर्ण कारक, और संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, ठीक है। संबंध इसको अभी प्रारंभिक में पढ़ रहे हैं, कारक कह रहे हैं। अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये क्या हो गया, आपको ये बताना चाह रहे हैं, दिख रहा होगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा, फिर भी थोड़ा सा जूम कर देता हूं। कर्ता कारक जो वाक्य में कर्ता बने, हम हिंदी में उसको कैसे पहचाने, हिंदी का हमारे पास वाक्य है तो हम उसको कैसे पहचाने कि ये कर्ता है। और जो वाक्य में कर्ता होता है उसमें सामान्य रूप से, एकदम मैंने बोल दिया, ये नियम आप केवल ये मानिएगा 70% आप अप्लाई करेंगे, 30% आप कहीं पर नहीं हो रहा है तो गलत नहीं मानेंगे, आप याद रखेंगे। इस नियम को आप 100% अप्लाई नहीं कर सकते, अभी सिखाना है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है।
तो कहते संस्कृत हिंदी में यदि जो शब्द हैं, शब्द में यदि शब्द के पीछे क्रॉस कुछ ना हो, शब्द के पीछे यहां पर ये क्रॉस लगा लेंगे आप साथ में, यदि शब्द के पीछे कुछ ना हो तो आप उसको मानिएगा वो कर्ता है वाक्य। अथवा शब्द के पीछे ने आ रहा है तो भी आप कह सकते हैं कर्ता। जैसे राम घर को जाता है, अब राम के पीछे कुछ भी नहीं लगा है, कुछ लगा नहीं है, राम घर को जाता है, घर के पीछे लगा हुआ, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, राम ने यह कार्य किया, या मैंने इस कार्य को किया। अब यहां पर राम ने आ गया तो इसका मतलब राम इसमें भी करता है। ठीक है, तो एक तो ये पहचान आपको समझ लेनी है। दूसरा कर्म, वाक्य में कर्म को कैसे पहचाने हिंदी के वाक्य में, तो सरल तरीका बता दिया, जिस शब्द के पीछे को लगे, माने को लगे प्राय करके, कभी कभी नहीं भी लगता, ध्यान रखेंगे। जैसे वह घर को जाता है, वो लग गया, घर को, घर क्या बन गया, कर्म बन गया, क्या बन गया, कर्म। ध्यान रखें, कर्म बन गया। परंतु आप इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं, राम घर जाता है, वो भी सही है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे राम घर जाता है, तो अब घर कर्म नहीं है, नहीं, कर्म ही रहेगा, कर्म ही रहेगा। इसलिए मैंने कहा ये नियम 70% आपको अप्लाई करना है, एक अनुमान गेज करने के लिए। ठीक है, तो जो वाक्य में कर्म बनता है उस शब्द में हम उसका द्वितीय का रूप प्रयोग करते हैं। किसका रूप प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का। ऐसे ही करण, करण माने साधन, हिंदी वाक्य में जिसके पीछे ने लग जाए अथवा से लग जाए अथवा द्वारा लग जाए तो समझो वो करण है। कर्ता में भी ने लगता है, इसमें भी लगता है। अब ये हमें देखना पड़ेगा, ये सब सीख जाते हैं धीरे धीरे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब सीख जाते हैं कि इस ने वाला ये करण है, इस ने वाला ये कर्ता है। आराम से सीख जाएंगे आप, 2 महीने के अंदर आप परफेक्ट हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। पर आज ही नहीं सीख जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। वो जो करण होता है वाक्य में, उस शब्द में उसकी तृतीय विभक्ति का रूप प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, कौन सा, तृतीय विभक्ति का। संप्रदान, जिस शब्द के पीछे के लिए लग जाए हिंदी में, जैसे मैं बालक के लिए दूध देता हूं, तो बालक के लिए, तो वाक्य में बालक क्या हो गया, संप्रदान हो गया। तो संप्रदान हो गया, तो संप्रदान कारक में जो शब्द होता है वाक्य का, वो उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपादान से, जिस शब्द के पीछे से लग जाए तो समझिएगा वो अपादान बन रहा है वाक्य में, और उस अपादान जो बन रहा है शब्द, उसमें पंचमी विभक्ति प्रयोग करते हैं। अब आप यहां पर ये भी कह सकते हैं, इससे यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, तो कैसे पहचाने ये कौन अपादान है कौन कर्ण है, ये आप सीख जाएंगे, मैंने बता दिया, कोई परेशानी नहीं है। आपको आगे पढ़ाया जाएगा तो अपने आप सीख जाएंगे। ऐसे ही जिस शब्द के पीछे का, के, की ये लगता हो, जैसे राम की है, राम का या राम के, जैसे राम के पिता, राम की माता, राम का भाई, तो ऐसे इस प्रकार से क्या लगेगा, राम, राम क्या बन रहा है, संबंध। जो संबंधवाची शब्द होता है उसमें क्या होती है, षष्ठी विभक्ति प्रयोग करते हैं संस्कृत। ठीक है, अधिकरण, अधिकरण में जिस शब्द के पीछे हिंदी वाक्य में आ जाए, पर आ जाए, अथवा विषय में आ जाए, लिखा नहीं है या विषय में,
तो उसमें वो क्या बन जाता है, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति का रूप प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको शब्द रूप बताए उसके आगे, जैसे है, जैसे घर में है, छत पर, पेड़ पर, सिर पर, और जैसे महापुरुषों के विषय में, तो के विषय में, तो महापुरुषों के विषय में, तो के विषय में ये शब्द आ रहा है तो वहां पर भी ऐसा माना जाएगा, अभ्यास से सीख जाएंगे। ठीक है। संबोधन, संबोधन में क्या है आए भू। हिंदी के वाक्य में जिस शब्द के पहले, ये वाले तो हम सभी बाद में देख रहे थे शब्द के, ये वाला शब्द के पहले, जिस शब्द के पहले हे प्रयोग कर देंगे, अये कर देंगे, भो कर देंगे, तो मानिएगा वो संबोधन वाचक शब्द है, उसमें संबोधन के रूपों का प्रयोग करते हैं। जैसे हे बालक, आए बालक, भो हो, माणवक, माणवक मान बालक बोलते संस्कृत में, ओ भिक्षुक, भिक्षुक। तो ये इनमें से जो शब्द, कोई भी शब्द के पहले आना चाहिए तब ये संबोधन होता है। ये केवल आपको 70% ध्यान रखना है और इससे काफी सहायता मिलेगी, बाकी आपको नियम पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये टेबल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये टेबल आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं तब भी सिखाते हैं। हमने हिंदी व्याकरण की भी सीरीज चलाई है एक। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब आइएगा, अब पढ़ते हैं नियम 6। इसमें एक सरल नियम है जो च का मैंने बताया था आपको। ठीक है, नियम 6, संस्कृत में च का अर्थ और बताया था, का प्रयोग एक शब्द के बाद कीजिए। जहां हम हिंदी के वाक्य में और करते हैं, वहां और के लिए संस्कृत में क्या करना, और के बाद एक शब्द उसके बाद करना है हमें। अर्थ हिंदी में करेंगे तो वैसे आएगा जैसे, अर्थात हिंदी में जहां और लगता है, संस्कृत में च एक शब्द के बाद में लगेगा। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं फल और फूल, अब इसे संस्कृत में बदलना होगा, तो और यहां पर है तो इसका और का कहने वाला संस्कृत में च शब्द है, वो एक शब्द के बाद लगेगा यहां। जैसे फलम पुष्पम च, इसका हिंदी में अर्थ करेंगे तो फल और पुष्प, ऐसा अर्थ आएगा निकल करके। और संस्कृत में च आपको बाद में लगाना है। ये भाषा, अपनी अपनी भाषा का अलग अलग प्रयोग का तरीका होता है। फलम च पुष्पम, यह अशुद्ध है, ये गलत है, ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार राम कृष्ण च, राम और कृष्ण, बालका बालिका च प्रयोग करें। समझ में आ गया। हिंदी में जहां पर और प्रयोग कर रहे हैं, तो संस्कृत जब हम उस वाक्य की बनाएंगे तो संस्कृत में जो और के लिए च है वो एक शब्द के बाद प्रयोग करना होता। ठीक है, चलिएगा, आज की कक्षा में बहुत मैंने पढ़ाया दिया आपको, इसको आपको ध्यान रखना, विशेष बातें बताई। एक तो सबसे प्रारंभ में मैंने जो नियम बताया है, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष क्रिया का, प्रथम पुरुष का, वो आपको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, और ये जो आपको क्रिया, ये शब्द याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इन दोनों धातुओं के लट लकार के रूप याद करने हैं। बाकी तो ये इच्छा का नियम था, वो कोई विशेष नहीं है। अगली कक्षा में आपको कराएंगे, ये गृह कार्य देंगे, फिर और कुछ आपको अभ्यास कराएंगे। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।